Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। हम अपने सभी मौजूदा मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके सहयोग से ही हम ऐसा कंटेंट बना पाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं 1991 की, एक ऐसा साल जिसने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात करेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की, यानी एलपीजी सुधारों की। हमारा आधार है एनसीईआरटी कक्षा 11 की अर्थशास्त्र की किताब का अध्याय 3, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और इसका हम सब पर, पूरे देश पर क्या असर पड़ा, खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। तो सवाल ये है कि आखिर 1991 में ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भारत को अपनी दशकों पुरानी आर्थिक नीतियों को लगभग रातों रात बदलना पड़ा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला भी नहीं था। इसकी जमीन तो आप कह सकते हैं 1980s के दशक से ही तैयार हो रही थी। कार की जो आमदनी थी वो कम थी और खर्चे बहुत ज्यादा। समाज कल्याण, रक्षा, सब्सिडीज, इन सब पर बहुत खर्च हो रहा था। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो गई एकदम। तो जब घर में ऐसा होता है तो क्या होता है? आप कर्ज लेते हैं। सरकार भी यही कर रही थी, बैंकों से, आम जनता से और विदेशों से भी भारी कर्ज ले रही थी। और कर्ज का मतलब है ब्याज। तो एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, ये तो एक जाल जैसा बन गया होगा। इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कैसे दिख रहा था? सीधा और बहुत बुरा असर। जब सरकार के पास पैसे कम होते हैं और वो नोट छापकर या कर्ज लेकर घाटा पूरा करती है, तो महंगाई बढ़ती है। चीजों की कीमतें आसमान छू रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक समस्या थी। असली संकट कहीं और गहरा रहा था, जिसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन का संकट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसे आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। देखिए, भारत को बाहर से बहुत कुछ मंगाना पड़ता था, खासकर पेट्रोल, डीजल, तेल। और इसके लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर हम कमाते हैं अपना सामान बाहर बेचकर, यानी निर्यात करके। 1990 तक हालत ये हो गई थी कि हमारा आयात बिल हमारे निर्यात से होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब डॉलर आ कम रहे थे और जा ज्यादा रहे थे। सही पकड़ा। हमारे पास डॉलर खत्म हो रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि भारत के पास सिर्फ 15 दिन के आयात का बिल चुकाने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। 15 दिन? मतलब देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। बहुत ज्यादा। और इसी बीच 1991 में खाड़ी युद्ध छिड़ गया। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ओह हाँ, गल्फ वॉर। उससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू गईं, जिससे हमारा आयात बिल और बढ़ गया। ऊपर से खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय जो पैसा घर भेजते थे, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं, वो भी बंद हो गया। मतलब दोहरी मार पड़ी। हाँ, इस दोहरी मार ने हमें कॉटन मार दिया। कोई भी देश हमें उधार देने को तैयार नहीं था। तब हम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक के पास। और उन्होंने मदद के लिए अपनी शर्तें रखी होंगी। हाँ, उन्होंने $7 बिलियन का कर्ज तो दिया, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी। उन्होंने कहा कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना होगा, सरकारी नियंत्रण कम करना होगा और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। इन्हीं शर्तों ने भारत की नई आर्थिक नीति की नींव रखी, जिसे हम एलपीजी सुधारों के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बड़ी करवट ली। हाँ। चलिए इन सुधारों के पहले स्तंभ, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन को समझते हैं। इसका असल में मतलब क्या था? लाइसेंस राज खत्म करना। हाँ, इसका सबसे बड़ा मतलब यही था। उदारीकरण का मतलब था अर्थव्यवस्था को अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों की बेड़ियों से आजाद करना। ये लाइसेंस राज था क्या असल में? 1991 से पहले लगभग हर चीज के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। कौन सी कंपनी क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, किस दाम पर बेचेगी, ये सब सरकार तय करती थी। इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बहुत बढ़ गई थी। उदारीकरण ने इस लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया। तो ये सिर्फ उद्योगों तक ही सीमित था या इसका असर अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ा? नहीं, ये बहुत व्यापक था। इसके तहत कई क्षेत्रों में एक साथ सुधार हुए।
पहला तो औद्योगिक क्षेत्र में, जैसा हमने बात की, शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण जैसे कुछ उद्योगों को छोड़कर बाकी सबके लिए लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। ओके। दूसरा बड़ा सुधार हुआ वित्तीय क्षेत्र में, यानी हमारे बैंकिंग सिस्टम में। यहाँ क्या बदला? आरबीआई तो पहले भी था, बैंक भी थे। पहले आरबीआई की भूमिका एक सख्त नियामक यानी रेगुलेटर की थी। वो तय करता था कि बैंक कितना ब्याज देंगे, किसे कर्ज देंगे। सुधारों के बाद उसकी भूमिका एक सहायक यानी फैसिलिटेटर की हो गई। रेगुलेटर से फैसिलिटेटर? हाँ, मतलब वो सिर्फ नियम नहीं बनाएगा बल्कि बाजार को विकसित होने में मदद करेगा। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि निजी बैंकों को भारत में काम करने की इजाजत मिली, जिसमें विदेशी बैंक भी शामिल थे। इससे कंपटीशन बढ़ा और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिली। और टैक्स के मोर्चे पर वो तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। तीसरा बड़ा सुधार था कर सुधार। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे प्रत्यक्ष करों की दरें काफी घटाई गईं। अच्छा, क्यों? इसके पीछे सोच ये थी कि अगर टैक्स की दरें वाजिब होंगी तो लोग ईमानदारी से टैक्स चुकाएंगे और सरकार की कमाई बढ़ेगी। एक मिनट, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में ऐसा हुआ? क्या टैक्स की दरें घटाने से सरकार का खजाना भर गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और सच कहूं तो शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ। टैक्स कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से सरकार को सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपना खर्च सीमित करना पड़ा। तो ये एक तरह का नेगेटिव असर था। हाँ, ये इन सुधारों की एक बड़ी आलोचना भी है, जिस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। चौथा और आखिरी बड़ा सुधार था व्यापार और निवेश नीति में। आयात पर लगे कोटा जैसे प्रतिबंध हटा दिए गए और आयात शुल्क में भारी कमी की गई, ताकि भारतीय उद्योग दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। आप जानते हैं, ये आरबीआई की बदलती भूमिका वाला पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। ये ठीक वैसी ही बारीक समझ है जिसे यूपीएससी पकड़ता है। मुझे याद है शायद 2013 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था हाँ। कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को किन मामलों में नियंत्रित करता है, और इन सुधारों ने तो उस पूरे डायनामिक को ही बदल दिया था। ये सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि बाजार को सक्षम बनाने की कहानी थी। एकदम से पकड़ा आपने। अब उदारीकरण के बाद आता है दूसरा स्तंभ, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो सरकार ने नियम कानून ढीले कर दिए, लेकिन उन बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों का क्या हुआ जो स्टील से लेकर होटल तक सब कुछ चला रही थी? क्या उन्हें भी बदलने की जरूरत थी? जरूर थी। कई सरकारी कंपनियां, जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, भारी घाटे में चल रही थीं और सरकारी खजाने पर बोझ बन गई थीं। ओके। निजीकरण का मतलब था इन कंपनियों से सरकारी मालिकाना हक और मैनेजमेंट को कम करना या खत्म करना। इसका एक तरीका था विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, ये शब्द बहुत सुना है। जिसमें सरकार पीएसयू में अपनी कुछ हिस्सेदारी आम जनता या वित्तीय संस्थानों को बेच देती है। लेकिन उस वक्त तो इसका बहुत विरोध हुआ था। इसे देश की संपत्ति या घर का सोना बेचने जैसा बताया गया था। सरकार ने इस धारणा को कैसे संभाला? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार का तर्क ये था कि इन कंपनियों को बेचने का मकसद सिर्फ पैसा जुटाना नहीं है, बल्कि इनमें निजी क्षेत्र की मैनेजरियल एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी लाना है, ताकि ये कंपनियां ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकें। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण है मारुति। सुधारों से पहले कार खरीदना एक सपना था और बुकिंग के बाद सालों इंतजार करना पड़ता था। हाँ, मैंने सुना है। मारुति में सरकारी हिस्सेदारी कम होने और सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर ने भारत में ऑटोमोबाइल क्रांति ला दी। इससे न सिर्फ आम लोगों के लिए कार को सुलभ बनाया, बल्कि अपने आसपास एक पूरी एंसिलरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो क्या सभी पीएसयूज को बेच दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं था। जो कंपनियां रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थीं और अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, उन्हें और मजबूत बनाया गया। उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। अच्छा, वो स्टेटस इसीलिए दिए गए थे? हाँ, जिससे उन्हें ज्यादा स्वायत्तता मिली और वो वैश्विक बाजार में बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकी। तो निजीकरण का मतलब सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि सुधार करना भी था। समझ गई। तो अब आते हैं एलपीजी के आखिरी अक्षर जी पर, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। हमने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दिए थे, अब दुनिया से जुड़ने की बारी थी। ये उदारीकरण और निजीकरण का ही एक स्वाभाविक नतीजा था। वैश्वीकरण का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, मतलब इंटीग्रेशन। हाँ, अब सामान, पूंजी, टेक्नोलॉजी और लोग सब कुछ सीमाओं के पार ज्यादा आसानी से आ जा सकते थे। इसका एक सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर नतीजा था आउटसोर्सिंग। वो दौर जब भारत अचानक दुनिया का बैक ऑफिस बन गया। हर तरफ कॉल सेंटर और बीपीओ खुल रहे थे। एकदम सही। भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाले, पढ़े लिखे और कम वेतन पर काम करने वाले युवाओं की एक बड़ी फौज थी।
अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अकाउंटिंग, कस्टमर सर्विस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जैसा काम भारत में करवाने लगी। और इससे सर्विस सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा हुईं। बिल्कुल, ये भारत के लिए गेम चेंजर था। लेकिन वैश्वीकरण सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं था। और क्या था? आम उपभोक्ता के लिए इसका क्या मतलब था? अचानक हमारे बाजारों में विदेशी ब्रांड्स की बाढ़ आ गई थी। हाँ, अब भारतीय ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प थे। विदेशी कारों से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स और जूतों तक सब कुछ उपलब्ध था। इससे भारतीय कंपनियों को भी अपनी क्वालिटी सुधारने और कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपटीशन बढ़ गया। बहुत ज्यादा। और इसी दौर में 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई और भारत इसका संस्थापक सदस्य बना। इसका मकसद दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था बनाना था। तो कुल मिला के 3 दशक बाद अगर हम इन सुधारों का हिसाब किताब करें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या ये भारत के लिए फायदे का सौदा था? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। तस्वीर मिली जुली है। अगर हम सिर्फ आंकड़ों को देखें तो फायदे जबरदस्त दिखते हैं। भारत की GDP विकास दर जो पहले 5-6% के आसपास रहती थी, हाँ, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते थे मजाक में, सही, वो 2007-12 के दौरान 8% से भी ऊपर चली गई। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। देश में विदेशी निवेश यानी FDI और FII की बाढ़ आ गई। और सबसे जरूरी बात, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। हाँ, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो कभी खाली होने वाला था वो बढ़कर सैकड़ों बिलियन डॉलर का हो गया, जिससे 1991 जैसा संकट दोबारा आने का खतरा टल गया। ये तो सिक्के का चमकदार पहलू है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये विकास की गंगा किसके दरवाजे तक पहुंची और कौन पीछे छूट गया? स्टॉक मार्केट की तेजी तो ठीक है, लेकिन विदर्भ के किसान या लुधियाना के छोटे फैक्ट्री मालिक के लिए इन सुधारों का क्या मतलब था? यहीं पर इन सुधारों की सबसे बड़ी आलोचना छिपी है। सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई कृषि क्षेत्र की। सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़कें जैसे बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश कम हो गया। अच्छा, उर्वरक पर सब्सिडी हटा दी गई, जिससे छोटे किसानों की लागत बढ़ गई। और जब हमने अपने बाजार खोले तो उन्हें सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों से भी मुकाबला करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कृषि की विकास दर बहुत धीमी रही और ग्रामीण संकट गहराता गया। और उद्योगों का क्या? क्या मेड इन इंडिया को फायदा हुआ या नुकसान? यहाँ भी कहानी जटिल है। जो बड़ी भारतीय कंपनियां थीं, उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई, विदेशी कंपनियों से हाथ मिलाया और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गईं। लेकिन जो छोटे और मझोले उद्योग थे, वो पिछड़ गए। हाँ, वो सस्ते चीनी या थाईलैंड के माल का मुकाबला नहीं कर पाए, कई बंद हो गए। इसीलिए औद्योगिक विकास दर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। और रोजगार, ये तो हमेशा से सबसे बड़ा सवाल रहा है। और यही सबसे चुभने वाली आलोचना है। इसे रोजगार विहीन विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। जॉबलेस ग्रोथ? हाँ, GDP तो बढ़ी, लेकिन उस रफ्तार से अच्छी स्थायी नौकरियां पैदा नहीं हुई। विकास का फायदा काफी हद तक सर्विस सेक्टर और कुछ बड़े उद्योगों तक ही सीमित रहा। ये असमानता आज भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये आलोचनात्मक मूल्यांकन UPSC मेंस के उत्तरों के लिए बहुत जरूरी है। मुझे फिर से 2013 का एक मेंस का सवाल याद आ रहा है, जहां पूछा गया था कि उदारीकरण का भारतीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। जवाब ठीक इसी चर्चा में है। बिल्कुल, कि कुछ बड़ी कंपनियां तो MNCs बन गई, लेकिन बड़ी संख्या में छोटी कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाईं। आपको दोनों पक्ष दिखाने होते हैं। एकदम। एक संतुलित और आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही आपको अच्छे अंक दिलाएगा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद दरवाजे वाले कमरे से निकालकर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इसके जबरदस्त फायदे हुए, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी, जो आज भी समाज के कुछ हिस्से चुका रहे हैं। मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इन सुधारों के बाद भारत ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाया। ज्यादातर देश पहले कृषि से उद्योग और फिर सेवा क्षेत्र की तरफ जाते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विसेज। बिल्कुल, लेकिन भारत आप कह सकते हैं कृषि से सीधे सर्विस सेक्टर की अर्थव्यवस्था बन गया और मैन्युफैक्चरिंग वाला चरण काफी हद तक छूट गया या कमजोर रह गया। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, भारत के सर्विस लेड ग्रोथ मॉडल के रोजगार और सतत विकास पर लंबे समय में क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने और ऐसा कंटेंट पाते रहने के लिए सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। और एक बार फिर हमारे सभी मौजूदा मेंबर्स का हार्दिक आभार।
Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.